हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से इस वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, कल तक हम लोगों ने कई बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लिया था, जैसे कि जो वार्षिक रिपोर्ट वाला था उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। उसके पश्चात हम लोगों ने और भी कई चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसे सदस्यों को मनोनीत करने की बात थी, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। संस्थाओं की जो वार्षिक रिपोर्ट थी, इनके बारे में चर्चा करनी थी। सदस्यों को मनोनीत करने में हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति द्वारा है वह संसद में, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। जबकि राज्य सरकार की अगर हम लोग बात करें तो राज्य सरकार में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को यहाँ पर और जो 1/6 सदस्य हैं सीटों का, उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से मनोनयन का कार्य किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और किस किस प्रकार का जो कार्य है वह किया जाता है। तो आइए देखते हैं। अब है दूसरी शक्ति है संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। अब संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट से तात्पर्य क्या है? संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट से तात्पर्य ये है कि जो केंद्र एवं राज्य में जो संस्थाएं होती हैं, जो कि सरकारी संस्थाएं होती हैं, उन सब की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, उनके कार्यों की जो रिपोर्ट होती है, उसे केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में राज्यपाल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है वह कई संस्थाओं की जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, उसे संसद में रखवाता है। तो इन संस्थाओं की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, इनका कार्य क्या होता है? इन संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा सदनों में रखवाया जाता है। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, उसकी जो रिपोर्ट है उसे राष्ट्रपति रखवाता है। वित्त आयोग है, उसकी रिपोर्ट को रखवाता है। एससी आयोग है, उसकी रिपोर्ट को रखवाता है। एसटी आयोग है, उसकी रिपोर्ट को रखवाता है। ओबीसी आयोग है, उसकी रिपोर्ट को रखवाता है। भाषा आयोग है, उसे की रिपोर्ट को रखवाता है। और अल्पसंख्यक जो आयोग है, उसकी रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। अगला आप देखते हैं, राज्य सरकार में राज्यपाल द्वारा किन किन संस्थाओं की रिपोर्टों को विधान सभा में रखवाया जाता है। पहला है एसपीएससी, यानी कि किसी भी राज्य का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे राजस्थान का आरपीएससी है, उत्तर प्रदेश का यूपीपीसीएस है, झारखंड का जेपीएससी है, उसी प्रकार। और दूसरा है वित्त आयोग। वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग होता है, उसकी रिपोर्ट को राज्यपाल द्वारा विधानसभा में रखवाया जाता है। तीसरा है एससी आयोग। एससी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्यपाल द्वारा सदनों में रखवाया जाता है। फिर है एसटी आयोग, उसकी रिपोर्ट को भी राज्यपाल द्वारा सदनों में रखवाया जाता है। ओबीसी आयोग है, भाषा आयोग है और अल्पसंख्यक आयोग है। इन सभी आयोगों की जो रिपोर्ट है उसे राष्ट्रपति द्वारा सदनों में रखवाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ तक देख ली थी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई और कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। अगली है सत्र। अब देखिए, हम लोगों ने 2 शक्तियों के बारे में जान लिया। 2 शक्ति कैसे? देखिए, पहली थी राष्ट्रपति की और राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कि सदनों में सदस्यों को मनोनयन। तो हम लोगों ने जाना कि भाई जो राष्ट्रपति था, उसके द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जबकि राज्यपाल द्वारा अगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व ना मिले तो 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तथा जो विधान परिषद है, जो जिन राज्यों में है, उनमें सदनों के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब जो संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि भाई जो यूपीएससी है, राज्यों में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वित्त आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, भाषा का आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, इन सभी आयोगों की जो रिपोर्ट है उन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सदनों में रखवाया जाता है। हम देखते हैं सत्र के बारे में। अब सत्र क्या होता है कि संसद में, जैसे कि जो लोकसभा और राज्यसभा होती है और राज्यों में जो विधानसभाएं होती है, उनमें सत्र चलते हैं जिनमें सदनों की कार्यवाही होती है। तो अब देखते हैं इन सत्र के बारे में क्या मुख्य बात है। तो देखिए, सत्र मुख्यतः जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, वह 3 प्रकार के सत्र दिए गए हैं। तो देखिए, सत्र जो कि आर्टिकल 100 में दिया हुआ है, इसके अनुसार संसद की जो कार्रवाई है वह 1/10 की गणपूर्ति से होती है। यानी कि संसद की जो कार्रवाई है वह वैसे तो 3 सत्रों में चलती है, परंतु उन कार्रवाई को प्रारंभ होने से पूर्व जो सदन का अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति होता है, वह यह जाँच करता है कि सदन में गणपूर्ति है कि नहीं, अर्थात तो देखिए, जैसे 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति सदनों में आवश्यक है।
यानी कि अगर कुल सदस्यों का 1/10 सदन में उपस्थित है तो जो सदन का अध्यक्ष है और सभापति है उसके द्वारा सदन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अगर इससे कम सदस्य सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए रोक दी जाएगी तथा सदन की कार्रवाई को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सदन की कार्रवाई का कार्य होता है। तो आर्टिकल 100 में इसकी बात की गई है कि 1/10 की गणपूर्ति भारत सदनों के लिए आवश्यक होगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सत्र 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो सत्र जो है वो 3 प्रकार के इसमें दिए हुए हैं। पहला है SAS यानी सत्र, मात्र सत्र, दूसरा है संबोधन सत्र और तीसरा है विशेष संबोधन। यानी कि अगर सत्र का देखें कि भाई सत्र में कार्य कैसे होता है, अर्थात सत्र प्रारंभ होता है सबसे पहले, उसके बाद संबोधन होता है और उसके बाद विशेष संबोधन होता है। और सत्र के जो 3 भाग होते हैं, देखिए सत्र को होता है सत्र सबसे पहले सत्र प्रारंभ होता है, उसके बाद सत्र खत्म होता है यानी सत्रावसान होता है, उसके बाद विघटन होता है यानी कि जो लोकसभा होता है या जो राज्यसभा होता है उसका विघटन होता है। उसके बाद है कि भाई सत्र के 3 प्रकार होते हैं। ये जो 3 प्रकार हैं ये संविधान में लिखे गए कि भाई 3 प्रकार तो होंगे, परंतु ये जो 3 प्रकार हैं ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, परंतु केंद्र में यह समान होता है क्योंकि केंद्र तो एक ही है, भारतीय संसद तो एक ही है। तो देखिए पहला जो सत्र होता है वो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। ग्रीष्मकालीन सत्र को बजट सत्र भी कहते हैं क्योंकि इस सत्र में ही बजट पेश होता है। इसका जो समय होता है, समयावधि होती है उस ग्रीष्मकालीन सत्र की, वो होती है 2 से ढाई महीने के अंदर ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है, जो कि फरवरी वह मार्च में होता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। जो मानसून सत्र होता है वह 20 से 30 दिन का होता है। 20 से 30 दिन का मानसून सत्र होता है जो कि जुलाई व अगस्त के महीने में होता है। तीसरा सत्र होता है अंतिम सत्र जो कि है शीतकालीन सत्र। इस शीतकालीन सत्र की जो समयावधि होती है वह 15 से 25 दिन होती है, जो कि नवंबर व दिसंबर के महीने में पूर्ण हो जाता है। यानी इस प्रकार से संसद की कार्रवाई जारी की जाती है, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। देखिए हम लोग देख रहे थे कि भाई केंद्र में जो सत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। अब ये तो बात की गई है केंद्र में और राज्य में इसी प्रकार से होता है, परंतु जिन राज्यों में ग्रीष्मकालीन अलग समय पर होता है, शीतकालीन और जो मौसम के हिसाब से अलग अलग इनके नाम रखे गए हैं अलग अलग राज्यों में। तो अब आइए देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 85 के अनुसार 2 सत्रों के मध्य सत्रावसान का समय 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जो सत्रावसान होता है, अर्थात जैसे कि ग्रीष्मकालीन सत्र जो है वह फरवरी और मार्च के महीने में समाप्त हुआ, तथा दूसरा सत्र मानसून सत्र है जो कि जुलाई अगस्त के महीने में प्रारंभ होना है। तो ग्रीष्मकालीन सत्र एवं मानसून सत्र के मध्य का जो मध्य सत्रावसान होगा, यानी कि सत्रावसान की जो अवधि होगी वह 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात ग्रीष्मकालीन सत्र अगर फरवरी मार्च में हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा जो सत्र है वह नवंबर और दिसंबर में हो, क्योंकि यह अवधि 6 महीने से अधिक हो जाती है। इसलिए बीच में एक और सत्र मानसून सत्र जुलाई और अगस्त के महीने में कराया जाता है। यह आर्टिकल 85 कहता है। अब देखिए जो यहाँ पर देखो, अब अगला है कि इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं तथा अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा अगर माना कि कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, जैसे कि कोरोना का समय है तथा आपातकाल का समय था, उस समय भी अगर कम से भी कम संसद के 2 सत्र तो होना आवश्यक है। 2 से कम सत्र नहीं हो सकते हैं तथा अधिक से अधिक कितने भी सत्र लिए जा सकते हैं। अगर कोई आवश्यक कानून बनाना हो तो कितने भी सत्र लिए जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यह है विघटन के बारे में कि लोकसभा को किस प्रकार से विघटित किया जाता है। तो आर्टिकल 85 के अनुसार ही देखेंगे तो आर्टिकल 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। यानी कि जब नया प्रधानमंत्री बनकर आता है तो जो पुरानी लोकसभा है वह विघटित हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है। तो यह अधिकार प्रधानमंत्री को होता है कि वह अपनी पुरानी लोकसभा को भंग करे एवं नई लोकसभा को प्रारंभ करे। तो यह कार्य होता है प्रधानमंत्री का। अब आगे देखते हैं। देखिए अब है आर्टिकल 86 जो कि संशोधित है। इसमें क्या है कि सदनों को संदेश भेजना व सदनों को संबोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
होती है, यानी कि सदनों को संदेश भेजने की, कि राष्ट्रपति सदनों को इस संदेश भेज सकता है कि आप इस विधेयक पर पहले कार्य करें, या इस विधेयक को पहले लें, या इस विधेयक पर कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण करें, या इस विषय पर मैं दोनों सदनों को संबोधित करना चाहता हूं। इस प्रकार का जो कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। परंतु लोक महत्व के मामले में, जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली थी, वह इसी शक्ति के कारण किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, अगला बिंदु देखते हैं, क्योंकि यह आर्टिकल 87 जिसमें विशेष संशोधन हुआ है। सरकार का पहला सत्र व प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा विशेष रूप से संबोधित होगा। यानी कि जो राष्ट्र का प्रथम सत्र होता है, कि भाई माना कि 16वीं लोकसभा या 17वीं लोकसभा पहली बार सदन में आती है, तो जो पहला सत्र होगा वह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त संबोधित सत्र होगा। अथवा अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र जो होता है, उस ग्रीष्मकालीन सत्र को भी वह संबोधित करता है। इस प्रकार इस बार भी राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित किया गया था। अब आगे देखते हैं और अन्य बिंदुओं के बारे में। अब ये तो बात हुई थी केंद्र सरकार की, यानी कि केंद्र के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। अगर हम लोगों को इसी पृष्ठ से अगर हम राज्य सरकार की बातों को देखें तो सेम बातें लिखी हुई हैं दोनों तरफ, बस आर्टिकलों का अंतर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो भाई राज्य की अगर बात करें तो राज्य में जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य है वह राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो आर्टिकल 86 है उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर केंद्र के आर्टिकलों में राज्य का आर्टिकल बनाने के लिए या राज्य के आर्टिकल को देखने के लिए केंद्र के आर्टिकल में 89 को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आर्टिकल 86 है जिसमें संशोधन किया गया है कि सदनों को संदेश भेजना व सदनों को संबोधित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो इसे अगर हम राज्य का आर्टिकल देखेंगे तो राज्य का आर्टिकल में 86 + 89, यानी कि 9 और 6 15 की 5, हासिल लगी 1, 8 और 8 16 और 1 17, यानी कि 175, यानी कि आर्टिकल नंबर 175 यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176। तो इसी प्रकार से अगर कभी केंद्र के आर्टिकलों से राज्य का आर्टिकल याद करना हो या राज्य का आर्टिकल याद करना हो तो केंद्र के आर्टिकल में 89 जोड़कर राज्य का आर्टिकल बनाया जा सकता है तथा राज्य के आर्टिकल में 89 घटाकर केंद्र का आर्टिकल बनाया जा सकता है। यह अधिकांशतः आर्टिकलों पर लागू हो जाता है। तो अब देख लेते हैं राज्य की बात। तो राज्य में आर्टिकल 189 देखिए, क्योंकि वहाँ था आर्टिकल 100 और यहाँ है आर्टिकल 189, यानी कि 89 जोड़कर बनाया गया आर्टिकल 189 के अनुसार राज्य के सदनों के प्रारंभ के लिए 1/10 की गणपूर्ति चाहिए। केंद्र सरकार में भी राज्यों के लिए जो सदनों की प्रारंभ के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता थी वह भी 1/10 ही थी, जिस प्रकार से राज्यों में है। अगली है कि भाई सत्र के 3 भाग होते हैं, सत्रावसान और विघटन। और सत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। ये भी अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब देख लिया था हम लोगों ने कि सत्रावसान यानी कि किसी भी 2 सत्रों के मध्य की जो अवधि है वह अधिकतम 6 महीने से नहीं, अधिकतम 6 महीने हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। साल में न्यूनतम 2 सत्र होना आवश्यक है, अधिकतम कितने भी सत्र हो सकते हैं। विघटन यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को विघटित करता है, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जाता था, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता था, यानी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता था। यह आर्टिकल 174 है, वहाँ 89 घटा हुआ था। यहाँ आर्टिकल 175 है, सदनों को संदेश भेजना एवं सदनों को संबोधित करने की राज्यपाल की शक्ति लोक महत्व के मामले में, वहाँ यह शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में थी। अब है आर्टिकल 176 जिसमें नई सरकार का पहला सत्र व वर्ष का पहला सत्र जो है वो राज्यपाल के द्वारा विशेष रूप से संबोधित किया जाता है। ये सब बातें लिखी हुई थी। तो देखिए ये जो केंद्र एवं राज्य के मध्य की जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वह बहुत मिलती जुलती है, यानी कि सेम सी है। अभी हम लोगों ने देखा तो जो राष्ट्रपति का कार्य है वही राज्यपाल का भी कार्य है।
दोनों के कार्यों की हम लोगों ने जानकारी ली। तो आज हमारा ये टॉपिक जो सत्र का टॉपिक है, तीसरी शक्ति, वह ख़त्म होती है। कल से हम एक नया टॉपिक जो कि विधेयक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी बिल विधेयक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि विधेयक कितने प्रकार का होता है, कौन सा विधेयक किस प्रकार से पारित किया जाता है, किस विधेयक को पारित करने में कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है। इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।